हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी पेपर को। ये जो एसएससी पेपर है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम मेकिंग इन कॉलोनियल इंडिया, ये 2 सेमेस्टर में कॉमन है। एक तो थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट का ये एसएससी पेपर है और साथ में ही ये 5th सेमेस्टर हिस्ट्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का एसएससी पेपर है। तो ये दोनों पेपर इन दोनों सेमेस्टर में कॉमन है, तो ये दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं नासरीन, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। ये पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम मेकिंग, यहाँ पर जो 2 टर्म है आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ना है और म्यूजियम के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं इतिहास के निर्माण में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में शुरुआती दौर में साहित्यिक स्रोतों का ज़्यादा योगदान रहा या ज़्यादा यूज़ किया गया, लेकिन जैसे ही कॉलोनियल रूल आया तो उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता को समझने के लिए यहाँ के जो प्राचीन स्मारक है, प्राचीन भवन है या फिर जो भी चीज़ें हैं जो भी मिट्टी में दबी हुई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने आर्कियोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया। मतलब पुरातात्विक स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया और पुरातत्व विज्ञान का विस्तार हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल काल में ही शुरुआत होता है बड़े पैमाने पर और ये फिर आगे चलता है। तो पहला जो पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज, किस तरह से जो आर्कियोलॉजिकल नॉलेज है यानी पुरातात्विक जो ज्ञान है उसका विकास कैसे हुआ। अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस, जो पहले शुरुआती दौर के जो पुरातात्विक एक्सप्लोरेशन हुए यानी अन्वेषण हुए, जो पुरातात्विक अन्वेषण हुए उनके बारे में हमें देखना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, इसे शॉर्ट में हम लोग ASI भी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, कौन इसके हेड रहे, फिर कैसे कैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक के बाद एक कैसे यहाँ के हेड चेंज हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखना है। इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुरुआती दौर में इन्होंने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था बड़े पैमाने पर, या हम ये कहें स्टार्टिंग किया था आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को खोजना या आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे होता है उन सारी चीज़ों का। और जो उन्होंने मैपिंग किया था, आर्कियोलॉजिकल मैपिंग जो हुआ है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही हुआ है। कर्जन एंड द न्यू इम्पेटस फॉर आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन, कनिंघम ने किस तरह से जो नए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या फिर जो नए आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका विकास या फिर उसका बढ़ोतरी उसमें कैसे उन्होंने किया वो देखना है। कंजर्वेशन, संरक्षण किस तरह हुआ है जॉन मार्शल के समय में। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन द अर्ली 20th सेंचुरी, और अर्ली 20th सेंचुरी में जो प्रारंभिक 20वीं सदी है उसमें जो आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट या आर्कियोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है वो हमें देखना। सर जॉन मार्शल, जैसे हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुआ था वो इन्हीं के निरीक्षण में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है आर्कियोलॉजी एज द न्यू फाउंडेशन ऑफ द ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑथेंटिक हिस्ट्री, यहाँ जो ये टर्म यूज़ किया गया है इस पर ध्यान दीजिए। ऑथेंटिक हिस्ट्री, ये ऐसा क्यों कहा गया है ऑथेंटिक हिस्ट्री? देखिए जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल स्रोतों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्वसनीय नहीं होते, लेकिन विश्वसनीय वो भी हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो ज़्यादा विश्वसनीय या रिलायबल सोर्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही होता है। तो खुदाई से बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिससे हमें ऑथेंटिक हिस्ट्री जानने में बहुत ही सहायता मिली। आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हुए यानी अन्वेषण हुए, फिर एक्सकवेशन हुआ यानी वहाँ पर खुदाई हुई और जो भी चीज़ एक्सकवेशन से निकली उसका फिर किस तरह से कंजर्वेशन हुआ और किस तरह से हेरिटेज साइट्स का गठन हुआ या हेरिटेज साइट्स का क्रिएशन किया गया।
नेक्स्ट है अ फ्यू मेजर साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के द्वारा यानी आर्कियोलॉजिकल खुदाई के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण साइट आए, उन साइट के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। जिसमें सबसे पहले तो हम लोग जान ही रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारे साइट थे, मेहरगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसी तरह फिर हम देखेंगे भीमबेटका, बहुत सारे पाषाण कालीन साक्ष्य थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले से ही जाने जाते हैं, जिसमें मेहरगढ़ है, भीमबेटका है, अमरावती है, बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में या उन साइट्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। आर्कियोलॉजी इन ट्रैवल राइटिंग। ट्रैवल राइटिंग में आर्कियोलॉजी का किस तरह से जिक्र हुआ है या किस तरह से आर्कियोलॉजी को ट्रैवल राइटिंग में देखा जाता है। कंपीटिंग कल्चरल विजन अराउंड अ फ्यू मेजर हेरिटेज साइट, और बहुत सारे जो हेरिटेज साइट है उनका जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, लोकल हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। आर्कियोलॉजी और कल्चर को हमें एक साथ देखना है और जो लोकल हिस्टोरियन थे और आर्कियोलॉजिकल नॉलेज है उसके बारे में भी देखना है। द कल्चर ऑफ कलेक्शन एंड वेलराइजेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, किस तरह से कलेक्शन किया गया आर्कियोलॉजिकल जो भी एविडेंसेस है या जो भी चीज़ें मिल रही है तो कलेक्शन किया गया, और बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं यानी जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो आर्ट के अवशेष मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। कलेक्टिंग एंड म्यूजियम मेकिंग द प्रोफाइल्स ऑफ अ फ्यू प्रोमिनेंट कलेक्टर्स एंड म्यूजियम मेकर्स, किस तरह से फिर जो भी चीज़ें मिली उन्हें संरक्षित किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है म्यूजियम में, किस तरह से म्यूजियम बनाना की प्रक्रिया शुरू हुई, पहली म्यूजियम कौन सी थी, फिर किस तरह से आगे चलकर नेशनल म्यूजियम तक लोग पहुँचे यानी नेशनल म्यूजियम का गठन हुआ, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट कलेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, उनका प्रोफाइल यानी उनकी जो जानकारी है वो हमें देखना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजी एंड द म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया। किस तरह से आर्कियोलॉजी और म्यूजियम एक तरह से क्रांति बन गया, एक तरह से आंदोलन के रूप में आया, यानी बहुत सारे इसने बहुत सारे परिवर्तनों को अपने साथ लेकर आया, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट वर्ड यूज़ हुआ है। फिर इंडियन म्यूजियम के बारे में पढ़ना है, इंडियन म्यूजियम कहाँ है, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, किसने स्थापना किया। प्रोविंशियल म्यूजियम, प्रांतीय म्यूजियम जो थे, और जो लोकल म्यूजियम थे रीजनल स्तर पर जो बनाए गए थे उन म्यूजियम के बारे में भी देखना। जैसे कि हम देखेंगे बंगाल से स्टार्ट होता है बहुत सारे म्यूजियम, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तब इन चीज़ों को देखेंगे। बैकग्राउंड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल म्यूजियम, किस तरह से एक शुरुआती दौर का म्यूजियम से स्टार्ट करके इंडियन म्यूजियम, लोकल बहुत सारे म्यूजियम बने, ऐसे करते करते हम देखेंगे कि इतना विस्तार और विकास हुआ कि आगे चलकर नेशनल म्यूजियम का निर्माण होता है जो कि दिल्ली में है, और इंडियन म्यूजियम जो कि है वो कोलकाता में है। तो ये जब हम लोग टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम मेकिंग जो चैप्टर है ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, उससे आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये थोड़ा सा नया है, या फिर हम लोग ये कहें इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग स्कूल टाइम में नहीं पढ़े होते हैं, तो थोड़ा बहुत ये आप लोगों को अनफेमिलियर लग सकता है, लेकिन ये हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, तो वो हमें पढ़ना होगा। देखिए यहाँ कुछ सजेस्टेड रीडिंग भी दिए हुए हैं, एल बैशम की बुक है, दिलीप चक्रवर्ती की बुक है, और भी बहुत सारे बुक हैं। तो देखिए हम लोग एसएससी पेपर को देखते हैं, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम मेकिंग। ये पेपर का नाम है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम मेकिंग इन कॉलोनियल इंडिया। शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न पता ही है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि जो थी उसका कूटवाचन यानी उसका डिसाइफरमेंट किसने किया था, किसने डिसाइफर किया। तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक की जो ब्राह्मी लिपि में स्क्रिप्ट जो अभिलेख थे उसको पढ़ा था, तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 मेजर साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन इंडिया। भारत में 2 महत्वपूर्ण साइट का लिखना है नाम, आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम लिखना। बहुत सारे साइट थे, आप कोई भी साइट लिख दीजिए, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक साइट है, मेहरगढ़ लिख सकते हैं, हड़प्पा लिख सकते हैं, भीमबेटका है, अमरावती है, ये सारे साइट है। 2 अगर लिखना चाहें आप तो मेहरगढ़ और भीमबेटका लिख सकते हैं।
नेम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। तो पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था वो कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बार बार जिक्र आएगा क्योंकि इंडियन आर्कियोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द जनरल द इंडियन एंटीक्वेरी। ये जो जनरल है, हु पब्लिश द जनरल द इंडियन एंटीक्वेरी, द इंडियन एंटीक्वेरी। तो इसका आंसर होगा कि जो इंडियन एंटीक्वेरी है वो जेम्स बर्गेस के द्वारा पब्लिश की गई। नेक्स्ट, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक बुक की रचना किसने की है? द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही लिखा था ये बुक, एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द टेक्स्ट गौड़ लेखमाला। गौड़ लेखमाला, ये जो यहाँ पर गौड़ टर्म आया है, ये बंगाल का प्राचीन कभी नाम हुआ करता था, गौड़ प्रांत के नाम से जाना जाता था, ये वाला रीज़न। तो गौड़ लेखमाला, इसमें भी बंगाल से जुड़े बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल या जो इंस्क्रिप्शंस से जुड़े हुए काम इसमें हुए हैं। तो ये जो गौड़ लेखमाला है ये टेक्स्ट लिखा गया है अक्षय कुमार मैत्रेय द्वारा, अक्षय कुमार मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम ऑफ द इंडियन म्यूजियम होगा यहाँ पर, ये आई थिंक क्रॉप हो गया है, इंडियन म्यूजियम, ठीक है। इंडियन म्यूजियम का जो वर्तमान इंडियन म्यूजियम का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया है? तो ये जो इंडियन म्यूजियम है ये बंगाल में है, कोलकाता में है। तो W.L. ग्रेनविल, ठीक है, W.N. ग्रेनविल ने इसका प्रेजेंट जो डिज़ाइन है वो किया था। नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल। ये है कि विक्टोरिया मेमोरियल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और विक्टोरिया मेमोरियल कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो 1906 में होगा, ठीक है। व्हेन वाज द विक्टोरिया मेमोरियल स्टैब्लिश्ड? तो आंसर होगा 1906 में। 1906 से 1921 का टाइम लगा था बनने में, तो 1906 में स्टैब्लिश्ड किया गया था। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेम 2 इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, कोई भी 2 इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में लिखना है। देखिए इंडिया में रहकर तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने काम किया, शुरुआती दौर के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सारे के सारे विदेशी मूल के थे। तो बहुत से और भी हैं जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भारतीय मूल के हुए लेकिन वो बाद में चलकर हुए, जिनमें KN दीक्षित है, BB लाल है, ठीक है, अमलानंद घोष है। तो ये सारे जो है, जैसे अमलानंद घोष ने कालीबंगा और लोथल वाले साइट का खुदाई किया था, ठीक है। उसी तरह ये KN दीक्षित, BB लाल, अमलानंद घोष, किसी भी एक का नाम आप लोग लिख सकते हैं, 2 का, किसी भी 2 का नाम लिखना है। तो आप KN दीक्षित, अमलानंद घोष लिख दीजिए या फिर BB लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रीजर ट्रॉव एक्ट। ट्रीजर ट्रॉव एक्ट क्या है? देखिए ये जो एक्ट था ट्रीजर ट्रॉव एक्ट, ट्रीजर वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये जो वर्ड है ट्रीजर से ही समझ में आ रहा है कि ये खजाने से जुड़ा हुआ या उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ एक्ट है। तो 1878 ईस्वी में इस एक्ट को लाया गया था, 1878 में लाया गया है ये एक्ट, 1878 में। और इसमें एक्चुअल में ये एक्ट क्या है, तो भारत में खजाने या पुरानी जो विरासत है उसे बचाने के लिए, उसे संरक्षण देने के लिए एक नियम लाया गया जो ट्रीजर ट्रॉव एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत मिट्टी के नीचे दबे या छिपे जो भी महंगे धातु होंगे या फिर वो सस्ते होंगे, जो भी चीज़ें होंगी जो यूनिक होगी, जो प्राचीन समय की है, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा और वो वस्तुएं सरकारी संरक्षण में रहेंगी। तो एक तरह से जो भी ट्रीज़र जो ज़मीन के अंदर छिपा हुआ है या जो भी विरासत हम कहें, ट्रीज़र का मतलब हम ये ना लगा लें कि सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर महंगी वस्तुएं ही, जो भी पुरानी चीज़ें विरासत के रूप में छिपी हुई है मिट्टी के अंदर, वो उस पर सरकारी संरक्षण रहेगा, उस पर सरकारी अधिकार रहेगा, ना कि
आम जनता का अधिकार रहेगा। ये चीज़ें पुरानी चीज़ों को संरक्षण करने के लिए किया गया है। जैसे मान लीजिए पुराने सिक्के अगर सोने के मिलते हैं तो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, और कोई पुराना टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन मिलता है तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें उस समय के इतिहास के जानने में ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी पुरानी विरासत को संरक्षण करने के लिए लाया गया एक्ट ट्रेजर ट्रॉव एक्ट था, जिसके तहत जो भी चीज़ें होंगी वो संरक्षण में रहेंगी सरकार की। नेक्स्ट है, हु वॉज नोन एज बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट एंड वाई। बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहा गया है और क्यों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स की खोज की थी, जिस वजह से इन्हें बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो उसमें जैसे उन्होंने शुरुआती दौर में ही सारनाथ, सांची, ये जो स्तूप थे इनका इन्होंने एविडेंस निकाला, वहाँ से बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल जो भी स्रोत थे प्राप्त हुए, उनके बारे में उन्होंने लिखा भी है। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट पर इनका काम रहा है। नेक्स्ट, who was the first Indian to hold a post of president of the Asiatic Society, name any one general edited by him। तो जो एशियाटिक सोसाइटी, ये भी एक संस्था थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित की गई थी। आर्कियोलॉजिकल वर्क एंड जो भी नई खोज है उनसे रिलेटेड, तो उसके जनरली जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो विदेशी मूल के ही थे, लेकिन पहले जो भारतीय मूल के जो प्रेसिडेंट बने उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो जो पहले प्रेसिडेंट थे जो भारतीय मूल के थे वो थे राजेंद्र लाल मित्र। 1885 ईस्वी में ये बने थे प्रेसिडेंट। इनके द्वारा जो स्थापित है वो आपका है, इनके द्वारा एडिटेड पूछा गया है। इनके द्वारा एडिटेड एक मैगजीन का नाम पूछा गया। बहुत सारे मैगजीन को इन्होंने एडिट किया था। आप इसमें रहस्य संदर्भ लिख सकते हैं, रहस्य संदर्भ, रहस्य संदर्भ, रहस्य संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन विच ईयर वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। ये मॉन्यूमेंट्स होगा, यहाँ मूवमेंट्स मिसप्रिंट है। क्यूरेटर मीन्स जो संग्रहालय के रक्षक होते हैं या जो संग्रहालय के निरीक्षक होते हैं वो कौन थे पहले और उन्हें कब नियोजित किया गया? तो H.H. कोल 1881, कहीं कहीं 1880 भी ये देखने को मिलता है, तो आंसर होगा H.H. कोल 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। कब और कहाँ नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो ये 1949 में दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, नेम एनी टू गैलरीज ऑफ द इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है उसके दो गैलरीज, वहाँ पर बहुत सारे गैलरीज है, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। तो वहाँ पर उसमें कोई भी दो का नाम लिखना है। जैसे वहाँ पे बर्ड गैलरी है, कॉइन गैलरी है, इंसेक्ट गैलरी है, बॉटनिकल गैलरी है, मैमल गैलरी है। किसी भी एक गैलरी, किसी भी दो गैलरी का यहाँ पर नाम आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड एंड बाय हुम। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब लाया गया था? 1904 में, और ये लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था, लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सिर्फ समझ लीजिए, आंसर यहाँ पर इतना लॉन्ग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बस क्वेश्चंस को देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या है। ब्रिंग आउट द रोल ऑफ सर जॉन मार्शल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जॉन मार्शल का क्या योगदान रहा है शुरुआती दौर का आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट में इंडिया में, वो लिखना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियन म्यूजियम इन कलकत्ता। कोलकाता में शुरुआती दौर में जो म्यूजियम या इंडियन म्यूजियम का किस तरह से ग्रोथ हुआ, किस तरह से उसका गठन हुआ, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ढाका म्यूजियम। ढाका का जो म्यूजियम है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। डिस्कस द रोल ऑफ बरेंद्र रिसर्च सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। जो बरेंद्र रिसर्च सोसाइटी है इसका क्या योगदान रहा है आर्कियोलॉजिकल नॉलेज के डेवलपमेंट में, वो लिखना है।
राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेकिंग ऑफ द बांग्या साहित्य परिषद in Calcutta as a example of a museum developed by private initiative। ये जो बंग साहित्य परिषद है जो कलकत्ता में डेवलप किया गया या कलकत्ता में इसका गठन हुआ, ये किस तरह से एक एग्जाम्पल है म्यूज़ियम, जो लोकल म्यूज़ियम था या फिर जो प्राइवेट इनिशिएटिव लिया गया था म्यूज़ियम के डेवलपमेंट में, वो कैसा था उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन colonial इंडिया। औपनिवेशिक भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान रहा था पुरातात्विक विकास में, वो लिखना है। जिस तरह से जॉन मार्शल का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसी तरह अलेक्जेंडर कनिंघम का हम ये कहेंगे कि बहुत बड़ा योगदान है। शुरुआत ही कहीं ना कहीं इन्हीं से होता है। नेक्स्ट, write an essay on the conservation of ancient monuments under the initiative of H.H. Cole and वायसराय लॉर्ड कर्जन। H.H. Cole और वायसराय लॉर्ड कर्जन के अंडर में या उनके निरीक्षण में किस तरह से जो प्राचीन स्मारक है उसको कंजर्व करने का, उसको संरक्षण करने का, उसका कंजर्वेशन करने का इनिशिएटिव लिया गया या कदम उठाया गया था। किसके समय में? H.H. कोल और वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में। इवेलुएट द रोल ऑफ अक्षय कुमार मैत्रेय इन प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज इन कॉलोनियल बंगाल। जो कॉलोनियल बंगाल था यानी औपनिवेशिक बंगाल में किस तरह से अक्षय कुमार मैत्रेय का योगदान रहा है आर्कियोलॉजिकल नॉलेज को जानने में या उसके इवेलुएट करने में, ये लिखना है। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन रहा 10 मार्क्स का 3, जिसमें से किसी भी एक को करना है। तो आज के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।